नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे 15 अगस्त होने के कारण, जैसा कि पिछले 78 वर्षों से लगातार देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संदेश देते हैं, तो आज नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार देश के नाम संदेश दिया और उसमें पहली बार आरएसएस को बीच में ले आए, उसकी तारीफ की। अब उसके क्या कारण हो सकते हैं, कांग्रेस उस विषय में क्या सोचती है, ये हम आपको तफसील से बताएंगे। उससे पहले आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें। अगर आपको एपिसोड अच्छे लगते हैं तो उसको पूरा सुने, लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों, सज्जन मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ। हमारे चैनल का नाम बताकर उनसे सब्सक्राइब कराने का भी दायित्व हम आपको देते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो मोदी ने लाल किले से पहली बार आरएसएस की तारीफ की है भाई साहब। अब वैसे तो 36 का आंकड़ा है मोदी का और आरएसएस का। अब कांग्रेस ने बोली है उन्हें भागवत की कृपा चाहिए, क्योंकि 75 वर्ष के पूरे होने जा रहे हैं और भागवत भी सितंबर में अपनी आयु के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। अब जिससे 75 की उम्र पार के बाद भी पीएम बने रहें, ऐसी कृपा दृष्टि भागवत की चाहिए। और लाल किले के प्राचीर से पहली बार आरएसएस का जिक्र किया। उन्होंने 79 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा, आज गर्व के साथ मैं इस बात की जिक्र करना चाहता हूं कि 100 साल पहले एक संगठन आरएसएस का जन्म हुआ। 100 साल की राष्ट्र सेवा गौरवपूर्ण है। आरएसएस ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को 100 साल माँ भारती के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा समर्पण संगठन, अप्रीतम अनुशासन, जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। तो वो कहाँ रजिस्टर है ये भी बता दो नरेंद्र मोदी। वो तो कहीं रजिस्टर नहीं है और ना उसके पास कोई चंदा आता। तो उसकी इतनी 10-10 मंजिल की कई बिल्डिंगें बन गई, नागपुर में बन गई, दिल्ली में बन गई, 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं आई कहाँ से हैं, ये भी बताना चाहिए। और मैं आरएसएस को एक आतंकवादी टाइप का, जो हिंदू मुसलमान में फर्क करता हो, जो मुसलमानों से नफरत करता हो, ऐसा संगठन मानता हूं। ये निश्चित है, क्योंकि आरएसएस के लोग जो हिंदुत्व की भाषा गढ़ते हैं वो हिंदुओं का ही नुकसान करते हैं। दरअसल जो देश धर्मनिरपेक्षता की लकीर को लंबा करता हो और वहां किसी धर्म को लेकर कोई नफरत फैलाई जाए, तो ऐसा संस्थान, ऐसी संस्था, ऐसे एनजीओ उग्रवाद की निगाह से क्यों ना देखे जाएं, ये मेरा विचार है। और इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र मोहन भागवत को खुश करने के लिए किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोदी अब पूरी तरह उनके भरोसे पर हैं। सितंबर के बाद वे 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो पद पर बने रहने के लिए मोहन भागवत की कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष पर निर्भर हैं। और लाल किले की प्राचीर से 100 साल राष्ट्र की सेवा में योगदान देने वाली सभी स्वयंसेवकों को याद करता हूँ। इसका मतलब मुझे भी याद कर रहे हो आप, क्योंकि मैं तो मुख्य शिक्षक रहा हूँ आरएसएस में। तो देश आरएसएस की 100 साल की भव्य और समर्पित यात्रा को गर्व करता है। वैसे भव्यता शब्द मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात पक्की है। किसी 4 लाख की चीज को 40 लाख का कर देना, ये कला सिर्फ नरेंद्र मोदी में आती है।
तो इसलिए भव्यता शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बात निश्चित है और बिगर डाउट के है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल की उम्र पर कई नेता रिटायर किए, उनको किनारे लगा दिया, खुड्डे लाइन, हमारे यहाँ ये शब्द कहा जाता, खुड्डे लाइन, खत्ते में डाल दिया उनको। तो 17 सितंबर को 75 के हो जाएंगे, वैसे मोहन भागवत भी 11 सितंबर को 75 के हो जाएंगे, 6 दिन पहले। तो विपक्ष के कई नेता 2024 के चुनाव से पहले और बाद में उनके 75 वर्ष की उम्र पूरी करते ही रिटायर होने की चर्चा कर चुके हैं। मई 2024 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीत गई तो मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। पीएम मोदी ने खुद यह नियम 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट बनाया है। दरअसल 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में के बाद भारतीय जनता पार्टी में 75 साल की उम्र से ज़्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ, चलन शुरू हो गया, और उससे कोई बच नहीं पाया। अडवाणी जी, जोशी जी बच नहीं पाए उससे। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था, जबरदस्ती धकेल कर। कई लातें उनकी पेट पर मारी गई थी और उनको मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया गया था। 2016 में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया, इसी वजह से दिया। और वैसे भी वो तो नरेंद्र मोदी की उनके प्रभाव में अधिक हैं, ये बात गुजरात में सर्वथा प्रचलित है और बदनाम है इसके लिए। तो उस समय उनकी उम्र 75 साल थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, जिनकी उम्र 76 साल हो गई थी। वैसे आपको सनद रहे इसलिए बता रहे हैं कि नजमा हेपतुल्ला राज्यसभा की उपसभापति भी रही और कांग्रेस में रही वर्षों वर्षों तक, और उन्होंने अपना पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। यह पार्टी का फैसला। इस चुनाव में सुमित्रा महाजन, जो कि इंदौर से आती है, अच्छी महिला है, और हुक्मदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था। हुक्मदेव बिहार से आते हैं। इसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल की उम्र से ज़्यादा होने की वजह से काट दिया गया था। और इसमें रीता बहुगुणा तो कांग्रेस से गई हुई थी। और मार्च 2023 में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ दीप जलाते मार्गदर्शक मंडल में शामिल नेता मुरली मनोहर जोशी दिखाई दे रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था, उनको धक्का दे दिया गया था, निकलो बाहर, तुम किसी रेस में शामिल नहीं। तो शाह बोले कि 75 साल का बैरियर लागू नहीं होगा। मोदी स्पेशल नॉन बायोलॉजिकल आदमी है। नॉन बायोलॉजिकल आदमी की उम्र नहीं होती, भले ही वो कूड़े करकट में पैदा हुआ हो, परंतु उसकी उम्र नहीं होती, ये बात पक्की है। और नॉन बायोलॉजिकल आदमी सिर्फ एक होता है, वो है ईश्वर, जो अजन्मा है, ना वो जन्म लेता और ना उसकी मृत्यु होती है। तो मोदी ने जन्म भी लिया और मृत्यु भी होगी, ये निश्चित है। कब होगी ये हम नहीं कह सकते, परंतु उनकी लंबी उम्र की हम कामना करते हैं। और मई 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी जो 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे, मोदी जी आने वाले चुनावों में भी नेतृत्व करेंगे। तो भाई साहब, आपका नंबर कब लगेगा? आप खुद ही अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद ही अपनी बेड़ियां बांध रहे हो पैरों में, आपका नंबर लगेगा कब, ये भी तो बताओ। तो इसी तरह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वैसे जेपी नड्डा एक ऐसा आदमी है जो बहुत बड़ा खड्डा है।
दरअसल ये इतना बड़ा खड्डा है कि इसके बाद बीजेपी का अध्यक्ष मिल ही नहीं पा रहा। ये इतना बड़ा खड्डा साबित हो रहा है। तो अगले 2-2.5 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी है नड्डे के खड्डे को। तो अगले साल 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अभी तक नहीं लेके गए थे नई ऊंचाइयों पर, जबकि ये दावा किया जाता है कि पहली बार 2014 के बाद पहली बार हवा में लोगों को सांस लेने की परमिशन मिली 2014 में, पहली बार पेड़ पौधे जन्मे 2014 में, पहली बार देश को आज़ादी मिली 2014 में, पहली बार रेलगाड़ी आई 14 में, पहली बार। तो ये पहली बार के प्रधानमंत्री हैं और भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। मुझे लगता है ये मृत्यु लोक से जाने के बाद भी सत्ता में बने रहेंगे, वहीं से संचालन यहां पृथ्वी पर करेंगे। मेरा ऐसा पक्का विश्वास है, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है। ऐसा व्यक्ति कहीं से भी सत्ता का बागडोर को संभाल सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या भी निंदानाथ, कड़ी निंदानाथ राजनाथ सिंह, इन्होंने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ठेका ले लिया है आपने, क्योंकि आपके पास चोरी चकारी, वोट चोर, कद्दी छोड़ का जो अभी चल रहा है सिलसिला, उसी के दम पर तो आप कह रहे हो कि 2029 में भी बने रहेंगे। तो ऐसा ठेका कौन उठाएगा? ऐसा टेंडर कहाँ छुटा? निंदानाथ जी कम से कम ये तो बताओ, और कड़ी शब्दों में बताओ, नहीं तो आपका नाम कड़ी निंदानाथ रहेगा। क्योंकि आप कड़ी निंदा तो करते हैं पर काम नहीं करते। आप हवाई जहाज पर नींबू और मिर्ची टांगते तो हैं, परंतु सुरक्षा के प्रबंध नहीं करते। अब ये मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, इससे आपको विपक्ष आनंदित होने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, आनंदित क्यों नहीं होना चाहिए? 75 साल का एक आदमी होने जा रहा तो उसके लिए तो आनंदित होना ही चाहिए। क्या भारत में जो लोग रहते हैं उनकी औसत आयु 75 वर्ष है? तो ये तो खुशी की बात है, तो इसमें क्यों नहीं आनंद होना चाहिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मोदी जी ये टर्म पूरी करेंगे, मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। केजरीवाल के मोदी रिटायरमेंट वाले बयान पर अमित शाह ने ये कहा था। वैसे तो केजरीवाल जो है वो इन्हीं की पार्टी का आदमी है और टीम भी है, परंतु केजरीवाल का बेड़ा गर्क जितना बीजेपी ने किया है और बाकी पार्टियां भी, जैसे उद्धव गुट शिवसेना का बेड़ा गर्क, शरद पवार की पार्टी एनसीपी का बेड़ा गर्क इन्हीं हाथों से हुआ है। अब क्या कहा जाए इनको, कोड़े हाथ कहा जाए या सुंदर हाथ कहा जाए, ये आप खुद अपने विवेक से डिसाइड कर लेना। तो नड्डा बोले थे पहले आरएसएस की जरूरत थी, आज बीजेपी सक्षम है, ये बात कही थी उन्होंने कहा था आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस को अब हमारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, आरएसएस अपनी संस्था संभाले, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। ये खुले में कहा था और ये भी कहा था कि मोदी जी के चरणों में जो नतमस्तक नहीं होगा उसको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो ये नड्डा बहुत बड़ा चरण चाटू है, ये इतना बड़ा चाटू है, चाटुकार तो है ही है, ये और भी बहुत कुछ है, ये पता चलेगा आपको जब ये हटेगा। तो इसके विषय में जो इसने एनजीओ अपनी पत्नी के नाम बना रखे हैं, जब उनका भेद खुलेगा, कहां कहां से दान आया, एक केस चल रहा है, कहां कहां से दान आया, खरबों रुपए का दान आया इनकी संस्था को, वो सब भेद खुलेगा, तभी ये खड्डा और बड़ा हो जाएगा। तो 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने 19 मई 2024 के। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, उसी की ट्रेनिंग मोदी जी को मिली है, डांस देखना, नाच देखना, ढोल बजाना, गीत गाना,
छनकना बजाना, ये सब मोदी जी का शगुल रहा है। इसीलिए रहा है क्योंकि वो आरएसएस से निकले हुए व्यक्ति हैं। तो ये ठीक है, उनका गलत नहीं है। तो 19 मई 2024 के इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, इसीलिए कहा था उन्होंने, मोदी जी को देखकर ही कहा था। वैसे नड्डा साहब का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं रहा, जबकि बीजेपी राजनीतिक संगठन है। शुरुआत में हम कम सक्षम और छोटे थे, उस समय हमें आरएसएस की जरूरत थी। आज हमें जरूरत नहीं तो हम इसको लात मारते हैं। आज हम बड़े हो गए हैं और सक्षम है तो बीजेपी अपने आप को चलाती रहेगी, आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में खटपट की खबरें भी आने लगी थी। और भागवत ने कहा था, मोहन भागवत ने, कि एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है, उसमें वह अहंकार नहीं होता कि वह कहे कि मैंने यह काम किया है। केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। तो इसका मतलब मोदी सच्चे सेवक नहीं है। वो तो कहते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैं किया, मैंने किया। मैं की बदबू उनके पास से आती है। आप उनके पास खड़े हो जाओ, 3 मिनट से ज्यादा आप उनके पास खड़े नहीं हो पाएंगे, मैं की बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघ चालक 10 जून 2024 को नागपुर में ये बोले थे। उन्होंने राम भक्ति को की लेकिन अहंकारी हो गए। यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, भगवान ने उनके अहंकार के कारण उन्हें रोक दिया। ये इंद्रेश कुमार हैं, आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। 13 जून 2024 को जयपुर में उन्होंने ये कहा था। तो 31 मार्च 2025 पहली बार बतौर पीएम आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे मोदी। इन 11-12 वर्षों में पहली बार गए हैं वो मत्था टेकने के लिए। तो मोदी रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे थे। फिर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक यहाँ रहे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगडेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवरकर गुरुजी के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी थी। जब मैं आरएसएस में हुआ करता था तो मैंने भी गोलवरकर जी का सानिध्य करीब 10 से 12-13 वर्षों तक प्राप्त किया है। और जो झंडेवालान इनका मुख्यालय है, नूतन मराठी मंदिर उसके पास हुआ करता था और मैं उस शाखा में, बाल शाखा में जाया करता था। उसके बाद 18 वर्ष का होने के बाद मैं, जो बड़े लोग हुआ करते थे, उनकी शाखा तिकोना पार्क आराम बाग में जाया करता था। तो अक्सर गोलवरकर जी से, गुरु जी से भेंट होती थी। वैसे भी हम पैदल ही झंडेवालान चले जाया करते थे और उनसे, जब वो दिल्ली में होते थे तो उनसे भेंट किया करते थे और हमारे घर में उनका आना जाना भी अधिक मात्रा में होता था। ये बात निश्चित है। आप चाहें तो इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बतौर प्रधानमंत्री मोदी का यह संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में वह लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर आए थे। प्रधानमंत्री ने संघ के माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी थी। तो इसका एक पूरा एपिसोड बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे थे। मोहन भागवत के साथ मिलकर संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी थी। तो आज स्वतंत्रता दिवस पर मोदी ने 103 मिनट बोले हैं। अब वो 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। जरूरत पड़ गई भाई साहब, लोग समझ नहीं रहे। अब उनको बार बार रिटेक करके वही बात एक बार सैकड़ों बार समझानी पड़ रही है। परंतु बीजेपी के झांसे में आज पब्लिक नहीं आ रही। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की ऐसी तैसी करने के लिए जो आदमी बदनाम हो गया हो, जो संविधान की रक्षा नहीं, उसको तहस नहस करने का ठेका लेकर बैठा हो, उसको 103 मिनट नहीं 1030 मिनट भाषण देना पड़ सकता है। आप देखें, हर महीने रविवार को जो वो देश के नाम संदेश देते हैं, मन की बात या मन की बकवास,
वो 1022 से 24 बार कर चुके, परंतु देश को समझ नहीं आती उनकी भाषा कि वो क्या बोल रहे हैं। जबरदस्ती लोगों को इकट्ठा करके बिठाया जाता है, स्कूलों के बच्चों को, अध्यापकों को, ताकि ये दिखाई दे कि देखो मेरा मन की बकवास लोग कितने चाव से सुनते हैं। परंतु प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाला देश का प्रधानमंत्री इस मीडिया से कितना डरता है, जो कि इस देश के लोकतंत्र का चौथा पाया है। अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, इस पर 13 मिनट से ज़्यादा बोले, क्योंकि यही एक उपलब्धि थी जो कि हमारी मिलिट्री के नाम थी, हमारी सेना के, सैन्य बल के नाम थी, इनके नाम नहीं थी। इन्होंने तो रोक लगाई थी कि इधर उधर आक्रमण नहीं करना, और जब भारतीय सेना का नुकसान हुआ तब इनको समझ आई, इनकी अकल घुटनों से सिर तक गई, नहीं तो इनकी अकल घुटनों में बसी हुई थी। जब नुकसान हुआ भारतीय सेना का, हमें कुछ जो हमारे लड़ाकू विमान थे वो गंवाने पड़े, तो दोबारा रणनीति बनाई गई और दोबारा उनको छूट दी गई। तो ऐसा अपरिपक्व आदमी देश का कितना बड़ा नुकसानदायक सिद्ध हुआ, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ के मार रहा है, विजय जुलूस निकाल रहा था 64,000 पेट्रोल पंपों पर, जिसकी मिलिट्री की वर्दी के अंदर फोटो टांगी गई। ऐसा ढकोसलेबाज आदमी, ऐसा बनावटी नटवरलाल, ऐसा ठग, ऐसा वोट चोर कहां मिलेगा पूरे विश्व में। एक अखिलौता नायाब आदमी है, और भगवान ने इसको बनाने के बाद अपने हाथ धोए थे कि बस बहुत हो गया, इतने ही मनुष्य बहुत है, अब बनाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि भाई आप अपना खाना खुद खाओ, और नहीं तो भीख मंगो की तरह 5 किलो अनाज ले लो, हम दे रहे हैं आपको, 1 किलो दाल ले लो, आधा लीटर तेल ले लो, 1 किलो नमक ले लो। भीख मंगों की तरह हर रहो, देश में रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। और अगर चूं चपड़ की तो ईडी, सीबीआई, आईटी पीछे लगा दी जाएगी, आपका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा, जैसे शर्जील इमाम का कर दिया गया। जैसे हमारे जेएनयू के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनको 4 साल से जेल में रखा हुआ, उनका ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहा, तो जेल में सड़ा दिया जाएगा आपको अगर आप कुछ भी बोलोगे। तो ध्यान रखो, चुप सो सुख। तो पहली बार उन्होंने लाल किले से आरएसएस का जिक्र किया और तारीफ की। पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया, पीएम की फ्लैग विरर फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा रही। 1721 फील्ड बैटरी सेरेमोनियल के वीर तोपची ने 21 तोपों की सलामी दी। और स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने 2 घोषणाएं, जीएसटी रिफॉर्म, इस दिवाली पर सरकार गब्बर सिंह टैक्स रिफॉर्म ला रही है, इससे आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। 23.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जा रही है। अब नाम पढ़ना इतना मुश्किल है तो कहाँ से रोजगार देंगे ये। इन्होंने कभी बेरोजगारी पर काम किया, कभी महंगाई पे काम किया, कभी स्वास्थ्य सेवा पे काम किया, कभी शिक्षा पर काम किया। इन्होंने उसके बजट पर कटौती की है, और रक्षा बजट पर भी कटौती करने के ये कल्प्रिट हैं, कुकर्म ये इन्होंने किए हैं, ये काले धंधे इन्होंने ही किए हैं, किसी और ने नहीं किए। तो ये कुकर्मी पापी लंबी लंबी बात डींगे हाँकने के लिए हैं, धरती पर इनका कोई काम उतरता हुआ नजर नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले बेटे बेटी को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जो पहले अप्रेंटिसशिप आपने लागू की थी 8,000 रुपये की, वो कहाँ गई? उसमें तो एक भी अप्रेंटिस नहीं मिला। 1 साल में 1 लाख रुपए देने का आपने वादा किया था, क्या हुआ उसका? वो बताओ तो सही।
बताते तो हो नहीं आप, और किसी बात का जवाब नहीं देते। मणिपुर का मा नहीं बोलते, चाइना का चीन नहीं बोलते, और ना शी जिनपिंग का नाम लेते हो, ना ट्रंप का नाम लेते हो। 36 बार आपकी बेइज्जती इतने बुरे तरीके से की कि अगर किसी और की होती तो वो आदमी डूब मरता, परंतु बेशर्म निर्लज्ज आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो ट्रंप का नाम लेगा, ना जवाब देगा। उन्होंने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये ठगी ठोरी, ये आश्वासन दिया जा रहा, होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है। अभी जनता को तो खुश कर दो, लाल किले में सामने बैठी है आंखें बिछाए हुए कि मोदी जी क्या भाषण देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे। तो ये टरकाए लो जी, ये फुटास की गोलियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी देने में सिद्धहस्त है। तो यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी। आने वाले समय में देखा जाएगा ये बनाएगी या रोजगार लेगी। फिलहाल तो आईटी सेक्शन में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां 8-8 हजार लोग बाहर निकाल रही हैं। तो आज रोजगार का अकाल पड़ा हुआ है। वो इसी कारण से कि 11 वर्षों में मोदी जी ने एक भी सर्विस नहीं दी। इन्होंने 4 साल के अग्निवीर तो बनाए, उनकी शहादत तो हुई, परंतु उनको शहीद नहीं माना। पहलगाम के लोगों को, जो विधवाएं हो गई हमारी बेटियां, उनका नाम, उनके घर नहीं गए, उनको कोई राहत के चेक नहीं दिए। पुंछ में जो लोग मारे गए सिविलियन, उनके विषय में कुछ नहीं कहा, उनसे ना मिले, बल्कि इन्होंने जो प्रवक्ता थी हमारी मिलिट्री की, उनको बुला, उनके परिवार को बुलाकर अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवाई। ऐसा वाहियात आदमी आपको पूरे विश्व में अकलियता मिलेगा, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों के साथ, और आप नवीनतम जानकारी से संलग्न रहें। आपको नई नई जानकारियाँ और ताज़ा तरीन खबरें, ये न्यूज़ जो है ये ऑथेंटिक है। ऐसी कोई न्यूज़ हम नहीं देते आपको जो झूठ हो। सच के साथ रहना, झूठ का विरोध करना, ये हमारी तासीर में बचपन से है। इसीलिए इतनी बुलंदी से हम बात कर लेते हैं। तो एक बार फिर से आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।